So hey guys, welcome to AK classes. This is Sanjay and today we are going to do chapter number first of class 9 science, which is matter in our surrounding. So जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो आप मैटर से क्या समझते हैं? अंडरस्टैंड बाय मैटर. मैटर आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव देयर ओवन मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. मैटर ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिनके पास उनका खुद का एक मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ स्पेस लेते हैं. तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मास. तो आप मास को मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ. मास एक ऐसा वेट होता है जो हर जगह सेम रहता है. लाइक दिस मार्कर. ये जो मार्कर है, अगर इसका मैं वेट करूं अर्थ पे, तो यहाँ पे तो जितना यहाँ पे है उतना ये मून पे जाके रहेगा. इसका जो वेट है जितना यहाँ पे है, जितना अर्थ पे है, उतना ही वो मून पे जाके रहेगा या फिर यूनिवर्स में भी उतना ही रहेगा. तो वो क्या हो गया? मास हो गया. ओके. सो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. तो पार्टिकल ऑफ मैटर की हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. तो उसमें से फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं. ठीक है. जो सारे जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. अब आप लोग इन्हें एक मत समझना, ये दोनों अलग अलग है. फिजिकल नेचर है ये वाले और कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाले, दोनों अलग अलग है. अब पेपर में 5 लिखने के लिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो आप 3 ही लिखोगे और फिजिकल नेचर आए तो आप 2 ही लिखोगे, क्योंकि यही इनके पॉइंट्स होते हैं, वो नहीं होते. तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, तो ये देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसका, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं टैप से, नल से. एक काम करिए, आप अपने वॉशरूम में जाके अपने टैप को ऑन करिए, नल को ऑन करिए. उसमें से पानी गिरेगा और फिर उसमें से पानी को काटने की कोशिश करिए. वो पानी कुछ देर के लिए साइड से कट जाएगा, लेकिन फिर वापस नीचे आके वो एक हो जाएगा. सो ये है अट्रैक्शन. ठीक है. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. ये प्रॉपर्टी शो करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है पार्टिकल ऑफ मैटर. ठीक है. फिर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हिलते रहते हैं. एग्जाम्पल ले तो आप एक गिलास वाटर लो, उसको थोड़ी देर टेबल पे ऐसे छोड़ दो. जब वो शांत हो जाए, हिलना डुलना बंद हो जाए उसका, तो आप क्या करना, उसके अंदर कोई भी इंक डालना या फिर कुछ भी इंक, मतलब कलर, फूड कलर वगैरह कुछ भी डालना और फिर उसको ऐसे छोड़ देना बिना मिक्स करे. वो कुछ टाइम बाद वो खुद ही मिक्स हो जाएगा. वो मिक्स कैसे होता है? क्योंकि जो पार्टिकल, मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हिलते रहते हैं. जो हिलने की वजह से मोशन होता रहता है और वो आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, घुल जाते हैं. ठीक है. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है. हर पार्टिकल और मैटर के बीच में, मैटर, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता ही होता है. एग्जाम्पल ले तो आप वाटर लीजिए, 1 ग्लास वाटर लीजिए, उसमें नमक, सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करने की कोशिश करिए. अब देखो, एक काम करिए, देखो यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है. ठीक है. और इसमें इतना पानी है. अब इसके पानी को इतना लेवल मार्क कर लीजिए कि हाँ ये इतना है. ओके. और फिर अब क्या करिए, इसमें ये पानी है अभी इसमें हम लोग कुछ शुगर डाल देंगे. फिर थोड़ी सी शुगर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है. तो बाद में आप देखेंगे कि ये जो लेवल है वो सेम ही रहेगा, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा. लेकिन इसे तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसमें शुगर डाली है हमने. तो ये बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि जो वाटर है उसके बीच में कुछ स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से जो ये है शुगर है वो उस स्पेस में जाके, मतलब उस स्पेस में चली जाती है, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो बढ़ा है. तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है. ओके. नेक्स्ट हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के स्टेट्स के बारे में हमारे पास बेसिकली 5 स्टेट्स होते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे 3 स्टेट्स की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बीईसी. सो वो अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा. हम लोग अभी 3 के बारे में बात करते हैं. तो पहले बात करते हैं, इन तीनों में डिफरेंस आ सकता है पेपर में, तो हम लोग देख रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से हमें इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट है
वॉल्यूम, सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ओके, लिक्विड में भी फिक्स होता है। मतलब देखो सॉलिड को तो हमेशा फिक्स रहेगा, जहाँ जितना है उतना ही रहेगा, उसके अंदर जितना आ सकता है उतना ही आएगा। वाटर भी मतलब उनका भी वॉल्यूम फिक्स ही होता है, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। जो शेप होती है सॉलिड की वो कैसी होती है? फिक्स होती है। इसकी शेप फिक्स है, क्यों? ये सॉलिड है तो इसकी शेप फिक्स है। लिक्विड की भी फिक्स भी होती है, नॉट फिक्स भी होती है। कैसे? देखो वैसे तो उसकी शेप हम लोग कहेंगे नॉट फिक्स है, क्यों? क्योंकि हम लोग जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप वैसी हो जाएगी, तो फिक्स नहीं हुई। लेकिन उसको साइंस की लैंग्वेज में फिक्स कहा जाता है। आप इसे नॉट फिक्स भी लिख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट फिक्स। ओके, सो यहाँ पे थर्ड है हमारे पास गैस। तो गैस की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, आपको भी पता है। हमारे आसपास जितनी भी गैस है वो क्या फिक्स है? नहीं ना, उसकी शेप कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मास के बारे में। तो सॉलिड का जो मास होता है वो फिक्स होता है हमेशा। ठीक है, लिक्विड का भी फिक्स होता है और गैस का भी फिक्स होता है। तीनों का मास जो है वो फिक्स होता है। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का। इसके बाद आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है सॉलिड में वो कैसी होती है? मिनिमम, मैक्सिमम होती है। सॉलिड में डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, और या फिर लेस देन सॉलिड आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, लेस देन सॉलिड इन लिक्विड और लीस्ट इन गैस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिजिडिटी। रिजिडिटी जो होती है सॉलिड में होती है हाँ, वो कठोर होता है ना, सॉलिड हार्ड होता है ना, रिजिडिटी हार्ड ही होता है एक टाइप से। ठीक है, हार्डनेस के बारे में होता है ये। तो सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है ऑब्वियसली। लिक्विड होता है क्या? हार्ड नहीं होता, ये हो जाएगा नो। और गैस क्या होता है? नहीं होता, तो सॉफ्ट सा बेचारा होता है, तो ये भी हो जाएगा नॉट। ओके, तो अब आते हैं 6 पे, कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी भी हो सकता है ये। तो जो सॉलिड में है कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। ये मार्कर एक सॉलिड है, आप इसको दबा सकते हैं ऐसे, नहीं ये दबेगा नहीं ना। ये क्या है? सॉलिड है लेकिन दब नहीं रहा। तो इसके अंदर क्या है? सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। कुछ सॉलिड होते हैं जैसे कि हो गया रबर बैंड हो गई, रबड़ हो गई, ये सब जो होते हैं ऐसे कुछ अनोखे सॉलिड होते हैं जिनको जो कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, वरना सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी वही नेग्लिजिबल हो गई, और गैस में हाईली होती है। अब देखो गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाईली होती है। मैं एग्जांपल लेते हैं अगर हम लोग बलून का, तो अगर आप लोग बलून में एयर को फिल करो, बलून को फुलाओ एक बार, तो बलून को आप कंप्रेस कर सकते हो, उसे दबा सकते हो। ठीक है, तो गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हाई होती है। आप लिक्विड को नेग्लिजिबल भी कह सकते हो या फिर यस भी कह सकते हो, मतलब होती है उसमें। देखो बलून के एग्जांपल से ले तो उसमें लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन आप लोग हाथ में लेकर पानी को दबा सकते हो? नहीं ना। एयर तो वैसी चीज है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन पानी को तो हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन क्या वो दब सकती है? नहीं दब सकती, इसलिए इसमें यहाँ पे नेग्लिजिबल आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होना, बहना। ओके, तो सॉलिड तो बिल्कुल भी नहीं बहता, तो उसके लिए तो यहाँ पे नो ही आएगा। लिक्विड में आए तो लिक्विड तो बहता ही बहता है, उसका काम ही है बहना। वो जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेगा। ओके, तो बह के ही तो लेता है वो। तो हाँ, लिक्विड में कंप्रेस फ्लूइडिटी होती है। ओके, और फिर गैस की बात करें तो हवा भी तो बहती है ना। ठीक है, तो यहाँ इसमें भी होती है फ्लूइडिटी। सो नेक्स्ट है 8 है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या सॉलिड में जो होती है बहुत कम होती है, लीस्ट होती है। ओके, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, थोड़ी बहुत हावी होती है ना, मीडियम होती है, इंटरमीडिएट होती है। आप मीडियम भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। अगर आपको पेपर में मतलब इम्प्रेसिबल आंसर चाहिए तो इंटरमीडिएट ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो गैस में जो होती है मैक्सिमम होती है। ओके, गैस में मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये IMF क्या है? ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इन पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो भी फोर्स लगता है
एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी फोर्स लगता है उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, सो IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड में जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये दोनों। ठीक है, क्यों होता है? सॉलिड जो होता है, देखो इसके पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा पास पास है, तब ये हमें दिख रहा है। और एयर के एकदम बहुत फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। देखो सॉलिड में कितने पास पास है इसके पार्टिकल्स, एकदम थोड़ा थोड़ा सा गैप है इनके बीच में। इसमें इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है। ठीक है, मीडियम में है, तो ये क्या हो गया? मीडियम हो गया। ठीक है, और इसमें के एकदम ही दूर दूर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीस्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये कंप्लीट हो गया। हम लोग BES और प्लाज्मा अभी इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। अब आते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, क्या हम लोग मैटर को चेंज कर सकते हैं? मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को लिक्विड और गैस बना सॉलिड बना सकते हैं। यस, वी कैन। ओके, सो यहाँ पे है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक। तो इसमें क्या लिखा है? चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। जो चेंज होता है स्टेट में मैटर का, वो 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है बाय चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज करके, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट को चेंज करके हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को सॉलिड बना सकते हैं, गैस को लिक्विड भी बना सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को गैस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग एक पार्ट देख लेते हैं इसका, बाय चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज में। तो यहाँ पे पहला है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आप बोलते हो ना वाटर को, आइस को मेल्ट होने के लिए हम लोग रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं, राइट? या फिर आइस को मेल्ट होने के लिए हम लोग फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेल्ट यूज वर्ड करते हो आप लोग, तो वो क्या होता है वही बता रही हूँ मैं आपको। पहले मेल्ट तो आपको पता है क्या होता है। तो मेल्ट नहीं पता तो पहले आप ये देख लीजिए, मेल्ट और फ्यूजन दोनों एक ही होता है। मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg ऑफ सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो फ्यूजन और मेल्ट दोनों एक ही होता है। अब आते पहले हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। अब इसके बाद तो क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए किसमें? लिक्विड में। ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट। आइए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो घबराइए मत। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कर लिया है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसपे जो कोई भी चीज बॉइल होने लग जाए, राइट? ये क्या था? ऐसा पॉइंट जिसपे जो लिक्विड है वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? ऐसा पॉइंट जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाना शुरू हो जाता है। पढ़ते हैं एक बार से। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा पॉइंट, द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो लिक्विड है वो बॉइल्स होके एक लिक्विड टू वेपर बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो वेपराइजेशन में क्या हो रहा था? यहाँ पे क्या हो रहा था? सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। बस सिंपल। ओके, तो एक बार इसका पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। The amount of heat required to change 1 kg of liquid to its gaseous state at atmospheric pressure। ऐसी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसके में टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड को, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। इसका थर्ड पार्ट जो है वो है
सब्लिमेशन क्या होता है? अगर हम लोग सॉलिड को हीट करके गैस बना सकते हैं, आपको पता है, मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। सॉलिड को हम लोग हीट करके गैस बना सकते हैं और गैस को कोल्ड करके, ठंडा करके हम लोग सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं। तो यही है सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनाना। इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, ये यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, जितना भी यही नीचे वाटर के बारे में है ये। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, लिक्विड में होता है। ओके, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में वो गैस में चेंज हो जाता है। तो इसमें एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट वाटर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, write the temperature at which solid is found water is found in liquid solid state। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपको याद करना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये याद कर लेना, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होता है वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस होता है। ओके, सो यहाँ पे अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो क्या होता है 373 K। ओके, और सेल्सियस में बात की जाए तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन। के मतलब केल्विन। ओके, और सेल्सियस में बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग केल्विन की भी बात करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पे, विच इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। और हम लोग प्रेशर को चेंज कर दें किसी भी सॉलिड पे, जो प्रेशर पड़ रहा है उसको सॉलिड कर, किसी भी मेटल पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको अगर हम लोग चेंज करके क्या हम लोग कुछ बना सकते हैं, कुछ उसमें कुछ कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हम लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। और अगर वही गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद है, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, राइट। वाटर को अगर हम लोगों को आइस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का, और वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। तो वही हम लोग लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग। तो यहाँ पे आएगा फ्रीजिंग। ओके, और यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड, हम लोग सॉलिड को लिक्विड बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे ना, राइट। आप लोगों को अगर आइस को वाटर बनाना हो तो आप उसे मेल्ट करोगे, वो हो गया मेल्टिंग। ओके, ये दोनों तो बहुत इजी से आप वाटर के एग्जांपल से इन्हें लर्न कर सकते हैं। इसके बाद इवेपोरेशन का आपको याद ही होगा, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू वेपर, ये क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। ओके, तो ये तो आपको याद ही होगा। बस आपको ये तीनों जो है, मतलब बेसिकली आप 2 वर्ड जो है लर्न करने हैं, एक कंडेंसेशन और एक सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड फॉर्म होना, क्या होता है कंडेंसेशन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड कैसे बनाया जा सकता है। और सब्लिमेशन अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड बनना सब्लिमेशन होता है। वैसे यहाँ पे सॉलिड से गैस बन रहा है तब भी सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन रहा है तब भी सब्लिमेशन है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे हमने क्या पढ़ी, इवेपोरेशन। तो यहाँ पे ये इवेपोरेशन है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है इवेपोरेशन, इससे ये टॉपिक जरूर आता है इस एग्जाम में। तो हम लोग ये देख लेते हैं, और सरफेस फिनोमिनन in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point। एक ऐसा सरफेस फिनोमिनन जिसमें जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर्स पे अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे। अगर हम लोग उसको बॉइल मतलब वाटर को अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको बॉइल करें, वो क्या होगा, और एक लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा, वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इट,
मतलब फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को वो पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है इसमें, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, मतलब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगी। जैसे अगर आप चाय लेते हैं, चाय का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप चाय को कप में पिए तो वो जल्दी गरम मतलब जल्दी ठंडी नहीं होगी, या यही आप अगर उसको प्लेट में डाल के प्लेट से पिए तो वो जल्दी जल्दी ठंडी होती जाती है और तब आप मतलब उसे आराम से पी सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो चाय कप में क्या होता है, स्पेस जो है उसका छोटा होता है और प्लेट जो है उसके पास लार्ज सरफेस होता है, जिसकी वजह से एक मतलब छोटे से स्पेस से वो चाय अगर बड़े स्पेस में जाएगी तो ऑब्वियसली वो ठंडी होगी। ठीक है, तो एक्सपोज क्या करता है, सरफेस एरिया भी इसको इफेक्ट करता है इवेपोरेशन। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन तेजी से होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं पानी को अगर आप बॉईल करते हैं तो जितनी जल्दी बॉईल करेंगे, देखो जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा ही तो वो वेपर जल्दी बनेगा, राइट। और जितनी हीट कम होगी उतनी धीरे धीरे जो है वेपर फॉर्म होगी। तो जो टेम्परेचर है वो भी इसमें इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर भी इसमें इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी मतलब नमी है मौसम में तो ऑब्वियसली पानी जो है थोड़ा आराम से धीरे धीरे उड़ेगा। नहीं है तो मतलब ज्यादा गर्मी है तो पानी, देखो आप कपड़े डालते छत पे तो वहां पे ज्यादा हीट होती है, सन की वजह से ज्यादा हीट होती है, पानी जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यही अगर बारिश के मौसम रेनी सीजन हो तो उसमें जो है कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते हैं, बहुत टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में, क्योंकि उस टाइम इतनी हीट प्रेजेंट नहीं होती है कि वो वाटर जो है जल्दी इवेपोरेट हो सके और जो कपड़े हैं वो सूख सके, इसलिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करती है। और यहाँ पे टेम्परेचर का भी एग्जाम्पल हो गया ये। और फिर नेक्स्ट है वाइंड, जितनी तेज हवा बहेगी उतनी जल्दी कपड़े तो सूखेंगे। ओके, तो ये था एग्जाम्पल इवेपोरेशन मतलब एग्जाम्पल वाइंड का, और हमने इसी के साथ साथ इवेपोरेशन और फैक्टर अफेक्ट इवेपोरेशन भी कर लिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था केल्विन, राइट, केल्विन और सेल्सियस हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो हम लोग देख लेते केल्विन और सेल्सियस होता क्या है। केल्विन आपको सेल्सियस से पता ही होगा क्या है, ये टेम्परेचर की डिग्री है जिसे हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर को। अभी तक हम लोग सेल्सियस में मेजर करते आ रहे थे, और लेकिन अब हम लोग केल्विन में भी करेंगे। केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, ये आपको याद रखना है। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, राइट। केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मैं आपको कुछ आगे एसआई यूनिट्स लिखवाऊंगी जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन भी आएगा, एग्जाम में ही पक्का पूछा जाएगा, केल्विन को हमें या तो सेल्सियस में बदलना पड़ेगा या फिर सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। करेंगे कैसे, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोगों को केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, -273। ओके, और यही अगर हम लोग को सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो हम लोग प्लस कर देंगे 273। अब वैसे तो अगर हम लोग देखो, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, केल्विन टू सेल्सियस करेंगे। ओके, तो केल्विन से सेल्सियस करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ता है, -273 करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 273। तो यहाँ पे पहला क्या है, 300 को हम लोग केल्विन, 300 केल्विन है उसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम लोग करेंगे -273। देखते हैं अब इसका आंसर सेल्सियस में क्या आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 72, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम लोग 300 केल्विन टू सेल्सियस चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 573 केल्विन। अब 573 केल्विन को हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो सिंपली माइनस करेंगे 273। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं दिस इज 003, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, हम लोग दो एग्जाम्पल वो देख लेते हैं, वो है सेल्सियस टू केल्विन। अभी हमने क्या किया, केल्विन टू सेल्सियस किया था, हम लोग करेंगे सेल्सियस टू केल्विन। और हम लोग सेल्सियस टू केल्विन चेंज करना होता है तो हम लोग करते हैं +273।
3। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। पहला हमारे पास क्या है 250 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने क्या करना है चेंज करना है केल्विन में। क्या करेंगे यहाँ पे करते हैं प्लस, तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज 3, दिस इज 12, दिस इज 5, दिस इज 523 डिग्री केल्विन। तो ये हो जाएगा 523 डिग्री केल्विन। ओके, ये क्या हो गया ये जो है 250 डिग्री सेल्सियस 523 डिग्री केल्विन के इक्वल है। तो अब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इसको ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं 25 को, बिकॉज ये बड़ा और ये छोटा है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। तो इसको अब हम लोग ऐड करते हैं। दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 2। तो ये जाएगा 298 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस क्या है 298 डिग्री केल्विन के इक्वल है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं केल्विन टू सेल्सियस माइनस करते हैं और सेल्सियस टू केल्विन प्लस करते हैं किसे 273 को। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, अब हम लोग आते हैं इस साइड। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं अभी आपको ऐसे यूनिट्स वगैरह लिखवाऊंगी सबकी जो इम्पोर्टेंट है। तो वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस साइड मैंने फर्स्ट कॉलम में मैंने आपको क्वांटिटी लिखी है, यहाँ पे यूनिट मतलब कि ऐसे यूनिट जो है वो, और यहाँ पे उनके सिंबल्स ऐसे यूनिट के सिंबल्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वांटिटी। तो पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है, मैंने आपको पहले बताया था वो केल्विन होती है। लेकिन और उसी सिंबल कैसे लिखते हैं के ओनली। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा, यहाँ पे बस केल्विन को के हर जगह के लिख रहा है, तो लिखा हुआ है मैंने। तो केल्विन का सिंबल होता है के। ओके, उसके बाद बात करते हैं लेंथ की। लेंथ को आपको तो पता ही होगा मीटर में मेजर किया जाता है, और मीटर का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है। उसके बाद बात करते हैं मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में। ओके, जैसे कि किलोग्राम। ओके, और इसका जो सिंबल होता है केजी होता है। वेट को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। तो वेट को जैसे आप लोग बोलते हैं ना 68 केजी वेट है, तो 68 न्यूटन, उसमें क्या आएगा यूनिट जो यूज होगी वो होगी न्यूटन। ओके, तो वही एग्जांपल जो है वो बता दिया कि न्यूटन को यूज किया जाता है वैसे वेट के लिए। वेट और मास दोनों डिफरेंट है, उसको एक बार समझना। ओके, वेट जो है हर जगह सेम नहीं रहता है। वेट यहाँ पे हमारा कुछ और होगा, और दूसरे प्लेनेट में या फिर यूनिवर्स में हमारा वेट कुछ और होगा, लेकिन मास जो है वो हर जगह सेम होता है। ओके, ये डिफरेंस है वेट और मास में। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का जो यूनिट ऐसा यूनिट होती है वो होती है क्यूबिक मीटर, और सिंबल जो होता है स्मॉल एम क्यूब। ओके, स्मॉल एम की क्यूब। ओके, इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी की जो ऐसे यूनिट होती है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको पर कहते हैं। ओके, और सिंबल जो है केजी स्मॉल एम -3। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, 3 हो गए -3 ही आएगा। ओके, और ये हो गया प्रेशर, यहाँ पे ये भी आएगा पर का हटा के हमने देखो केजी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि इसको हटा के मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ओके, तो ये हो गया किलोग्राम पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की जो ऐसे यूनिट होती है वो पास्कल होती है, और उसका सिंबल क्या होता है PA। ओके, तो अब हम जैसे हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको 3 स्टेट्स बताए थे मैटर के, और मैंने बोला था 5 स्टेट होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये रहे वो 2 स्टेट, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है मतलब चौथा जो है प्लाज्मा है, और पांचवा है BEC। मैंने आपको पहले बताया था ये दोनों होते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। वैसे ये पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूछा अगर जाए तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग। प्लाज्मा जो होता है ये इनऑर्गेनाइज्ड गैस होती है। ओके, प्लाज्मा इज अ गैस। कैसी गैस? इनऑर्गेनाइज्ड गैस। ये प्लाज्मा जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। वो जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा के पास इनडेफिनेट शेप होती है और इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। उसके ना ही कोई फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं फिफ्थ पे BEC। BEC की फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
तो इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें न्यूटन बोस और ये दो अलग अलग नाम है, दोनों अलग अलग इंसान है, पर्सन है। तो ये न्यूटन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इन दोनों ने मिलकर बनाया था ये। तो इन्होंने पहले इसकी खोज की थी और इन्होंने बताया था इसके बारे में, इसलिए इन दोनों को एक साथ वो कर दिया गया है। तो इसका क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, ये जो है वेरी लो टेम्परेचर पे अराइज होता है। ओके, नेक्स्ट है साइंटिस्ट गेट नोबेल प्राइज इन 1995 फॉर इट। जो साइंटिस्ट थे, मतलब कि बोस और न्यूटन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन दोनों ने 1995 में नोबेल प्राइज लिया था। उन दोनों को मिला था, और किस लिए, इसकी वजह से, BEC की वजह से। ओके, और नेक्स्ट है इट इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। ये जो है BEC वो बस मॉलिक्यूल्स के बारे में है जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ओके, तो बस इतना ही था इन दोनों के बारे में। अब हम लोग जैसे पीछे हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ये सब, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले देख लेते हैं वन एटमॉस्फेरिक जो होता है प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, ये जो है इसके इक्वल होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, 1 MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसके इक्वल होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। द प्रेशर एट विच द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, एयर का एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर है उससे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बस यही था, सिंपल सा एक लाइन का आंसर है, बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद अगर एटमॉस्फेरिक AP जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, AP मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे किसके इक्वल है, नेचुरल बात करें तो ये इतना इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे नेचुरल नहीं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इसके इक्वल होता है। मतलब कि जो यहाँ पे सी लेवल जो है, सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 है, तो 1 किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो मतलब दोनों सेम ही होगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे आप 1 भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट फॉर क्लास 9। आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू।